Hey guys, welcome back to my channel. Myself Dr. Shipra Garg, and this time, as you have already read by the title, I'm going to tell you how to study for your AIA PGT exam, and I think I can better explain you that because I have experienced this and also write few points for you guys. So let's get started with the video. First of all, the consistency. तो आपको आयुर्वेदा पढ़ने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने अच्छे से पढ़ाई करी और फिर आपने एक हफ्ते तक पढ़ाई नहीं करी, वह आपकी आज की पढ़ाई भी फेल हो जाएगी। इसीलिए मेक श्योर कि आप रोज 1 घंटा या 2 घंटे तो पढ़ाई करो ही। अगर आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर कि आपने जो पीछे पढ़ा था, पिछले दिन पढ़ा था, उसको आप रिवाइज कर लो, उसको रिकॉल कर लो। वो भी बहुत एक आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आयुर्वेदा का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप एग्जाम तक उस सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हुए। और अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए तो रिवीजन का तो मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए जो कंसिस्टेंसी है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू अचीव द गोल्स फॉर AIA PGT। सो सेकेंड पॉइंट इज थरो अंडरस्टैंडिंग या बेसिक कंसेप्ट। तो आपने जो भी अपने 4.5 years के सेशन में पढ़ा है, मेक श्योर कि वो आपको समझ आए और उसमें जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। लाइक आयुर्वेद के त्रय स्तंभ, वात पित्त कफ, इनके बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए। जैसे आयुर्वेद में अग्नि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, तो अग्नि के बारे में आपको पता होना चाहिए सब कुछ। जैसे कि कहते हैं कि तीक्ष्ण अग्नि सर्वोपचार सह होती है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तीक्ष्ण अग्नि क्या कार्य करती है। अगर आपसे पूछा जाए किस आचार्य ने कितने प्रकार की अग्नि बताई है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट के अंदर आता है, जिसके बारे में आपके कंसेप्ट भी बहुत टिप टू टिप होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। आप ऐसा मत करो कि आपको आयुर्वेद समझ नहीं आ रही है और आप बस उसको रटे जा रहे हो। अगर आप उसको समझोगे ना आयुर्वेदा को, तो जब आप उसकी पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे, आप उस टाइम पे फील करोगे कि आपके लिए चीजें कितनी आसान हो गई हैं समझने में। और आपको जब आप ऑन द स्पॉट बैठ के वो एग्जाम कर रहे होगे, तब आपके बेसिक कंसेप्ट्स ही होंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे उस एग्जाम को सॉल्व करने में। ऐसा होता है कई बार कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपने नहीं पढ़ा उस बारे में कुछ भी, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर, आपको पता है कि अग्नि, ये अग्नि का क्या कार्य होता है, और अगर ये अग्नि में ये डिसबैलेंस हो रहा है या इस पर्सन की ये अग्नि अगर मंद हो रही है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या डिजीजेस उसको हो सकती है। तो अगर आप इतना भी अच्छे से ध्यान रखोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आप अपने बेसिक कंसेप्ट से, अपने नॉलेज से आप उसको कर पाओगे सॉल्व। सो इसीलिए मेक श्योर कि आपको आयुर्वेदा की थरो नॉलेज हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी स्मार्ट बट नॉट हार्ड। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी आयुर्वेदा, एंड आई थिंक मैं भी एक ऐसे ट्रैक पे चली गई थी जहां पे आई गो टू डीप इनटू द टॉपिक कि मैं बिल्कुल उसकी रूट तक पहुंच जाती थी। आई थिंक दैट इज नॉट द नेसेसिटी टू स्टडी फॉर द AIA PGT एग्जाम। AIA PGT एग्जाम में वो जानना चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है या नहीं पता। सपोज आपने करा कि चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 में अंजन के बारे में पता है। आपने देखा कि चरक ने तो रसांजन और सोविरांजन के बारे में बताया है, लेकिन उसी टाइम आपको सुश्रुत का, उसी टाइम आपको रस शास्त्र का भी वहीं लिख लेना है। दैट इज नॉन एज स्मार्ट स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि चरक ने अगर सोविरांजन को बोला है कि नित्य प्रयोग करना चाहिए, तो सुश्रुत ने स्त्रोतोअंजन को बोला है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि रस शास्त्र ने 5 प्रकार के अंजनों का वर्णन किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने रसांजन, सोविरांजन, स्त्रोतांजन, पुष्पांजन, नीलांजन, इनका वर्णन किया है। तो ये आपकी स्मार्ट स्टडी कहलाई जाएगी। बाय चांस अगर आप रस शास्त्र को नहीं उठा पाए लास्ट में, लेकिन आपका अंजन वाला टॉपिक कवर हो जाएगा क्योंकि आप वो उसको पहले ही चरक में करके आ चुके हैं। सो इसीलिए आयुर्वेदा पढ़ने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, हार्ड स्टडी नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको बस्ती के बारे में अच्छे से डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। नॉट इवन बस्ती, ऑल द पंचकर्मा प्रोसीजर्स। आप 4th ईयर में पंचकर्मा की पूरी बुक पढ़ेंगे, उस टाइम पे मेक श्योर कि आपको पंचकर्मा प्रोसीजर्स के बारे में अच्छे से पता हो। अगर आपको वो पता होगा तो चरक का सिद्धि स्थान आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मुझे कितने आसानी से ये चैप्टर्स, ये सिद्धि स्थान समझ में आ रहा है। इसीलिए मेक श्योर कि आप आयुर्वेदा में अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसमें स्मार्ट स्टडी करो हमेशा। कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो, आपको आयुर्वेदा के सूत्र स्थान में ऐसे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे चरक सूत्र 27 चैप्टर। आप अगर उसको करने बैठोगे तो यू नीड 1 day
टू स्टडी दैट चैप्टर, बट आपको उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, आपको वही मेक श्योर करना है। इसी को हम स्मार्ट स्टडी कहेंगे। आपको आयुर्वेदा में बहुत सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन आपको अपना एरिया ऑफ विजन बढ़ाते हुए उन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, बट स्मार्टली। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्शन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये तो आप कब से सुनते आ रहे होंगे कि एक्सेप्शंस तो हमेशा हमें पता होने चाहिए। एक्सेप्शन जैसे कि अर्जुन को हृदय महाकषाय में नहीं लिया, जैसे कि मदन फल को वमनोपग महाकषाय में नहीं लिया, जैसे कि शारंगधर ने ग्राही में अग्नि महाभूत की प्रधानता बताई है, लेकिन सुश्रुत ने कहा है कि वायु महाभूत की प्रधानता होती है। जो भी चरक ने रसों के पंच भौतिक संगठन बताए हैं, उनमें शारंगधर ने कटु और तिक्त को ऑपोजिट कर दिया। ये सारे एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि जो हमारी नाड़ी परीक्षा होती है, ये हमारी किसकी देन है? ये शारंगधर की देन है। हमारी मूत्रों में बिंदु परीक्षा होती है, वो हमारी योग रत्नाकर की देन है। जैसे कि चरक ने अतत्व अभिनिवेश में मेध्य रसायन बताया है, जबकि सुश्रुत कहते हैं कि गर्भाशय में भी मेध्य रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान ही नहीं रखने, बल्कि ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन आया था 2020 में के एग्जाम में कि उन्होंने पूछ लिया था कि विरेचन में पंचभौतिक संगठन बताओ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विरेचन में पंचभौतिक संगठन पूछा गया है, और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं है। ये क्वेश्चन है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं कि विरेचन में पंचभौतिक संगठन कौन सा होता है। तो इसीलिए आपको एक्सेप्शंस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट आई एम गोना टेल यू सम साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स जो कि प्रूव हो चुके हैं कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको ये एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज री रीडिंग, हाईलाइटिंग या समराइजिंग, जिसे हम मेकिंग नोट्स भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको री रीड करना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो कोई टॉपिक आज करते हैं तो दे मेक श्योर कि वो नेक्स्ट डे उसको री रीडिंग करें, क्योंकि वो उससे उनकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो हाईलाइट करना प्रेफर करते हैं अपनी बुक्स के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हाईलाइटर से या मार्कर से जो होता है पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि उनको वो तरीका सबसे बेस्ट लगता है। आई थिंक वो उस चीज को रिटेन कर पाते हैं। थर्ड इज समराइजिंग या फिर मेकिंग नोट्स। कुछ लोग जो होते हैं वो उस टॉपिक को समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स लिख लेते हैं, ताकि जब वो उसे री रीड करें, जब वो उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, तो वो उस नोट्स को देख ले और उनका वो टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। तो आई थिंक इट्स अप टू यू, कौन सा जो है आपको मेथड अपने लिए प्रेफरेबल लगता है, तो आप उस मेथड को जरूर अपनाओ। इन तीनों में से अगर आपको कोई भी चीज जो है आपको लगता है कि मुझे री रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो री रीडिंग करो। हाईलाइटिंग इज समराइजिंग, एनीथिंग दैट इज that is good for yourself, just do that, follow that, and this is the scientifically proven facts I'm telling you. The second is among that is active recalling. I think जब आप कोई चीज आपने आज पढ़ी है, आपने मतलब मान लो कि दिन में आपने आफ्टरनून में कोई भी एक टॉपिक जो है उठाया, मेक श्योर कि आप जब रात को सो रहे हो तो विदाउट टचिंग एनी बुक, नॉट इवन टचिंग योर बुक एंड एनीथिंग, नॉट टेकिंग एनी रेफरेंसेज, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि आपने आज दिन में क्या पढ़ा था। आई थिंक दैट एक्टिव रिकॉलिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर न्यूरॉन्स टू कनेक्ट एंड टू स्टिमुलेट द इम्पल्सेस बिटवीन देम, सो दैट आपको वो चीज, अगर आपको उससे टाइम आपको लगेगा कि नहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने उसके बाद क्या था और उस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था, तो आप उसी टाइम अगर आप उसको एक बार नजर दोहरा लेंगे उस पर, तो आप उस पर अगर एक नजर मार लोगे तो इट गोना हेल्प यू कि आपको वो टॉपिक जो है वो उसकी रिटेंशन जो होती है आपके ब्रेन में वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। द थर्ड इज प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एक्टिव रिकॉलिंग इनटू योर रिविजन या स्टडी रूटीन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज आपने करी, अगर आप उसकी प्रैक्टिकली आप उस चीज को कर लेते हो ना, तो आपको वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आती है। आपने देखा भी होगा कई बार, आपने कोई इमेज देखी, आप उसको इमेजिन कर रहे हो कि हाँ ये ऐसे मसल्स होती हैं, ये ऐसे इसकी नर्व्स होती है, बट अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो देख लोगे तो इट गोना हेल्प यू। या आप उसको आप प्रैक्टिकली, आप डाइसेक्शन के टाइम पे अगर आप उस मसल को प्रैक्टिकली देख लोगे, आप देखोगे कि जो हमारी जो ट्रैकिया है उसका ये पाथ होता है, या फिर हमारी जो आईवीसी होती है उसका ये पाथ होता है, हमारी आयोटा जब डिसेंड होती है तो वो ये पार्ट को फॉलो करती है, वो ये ट्रैक को फॉलो करती है। तो अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली देख लेते हो तो वो आपकी हेल्प करती है उसको रिकॉल करने में भी, और ये स्टडी की स्ट्रैटेजी मानी जाती है उसको प्रैक्टिकली देखना। तो मेक श्योर जो भी स्टडी थिंग आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। जैसे कि आयुर्वेदा में अग्निकर्म,
अग्निकर्म को 3-4 टाइप्स के बोला गया है, ठीक है। वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, इनको बोला है कि अग्निकर्म जो होता है वो इन तरीकों से किया जा सकता है। बट अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज को करके देखोगे कि कहाँ मैंने बिंदु बनाई थी, कहाँ मैं उसको विलेखा की फॉर्म में कर सकता था और कहाँ मैं उसको प्रतिसारण कर सकता था, तो आपको वो जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को करोगे तो आपको भी ध्यान रहेगा कि अग्निकर्म जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हम कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल जो है स्ट्रेटेजीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। So I think that's all what I want to teach you, and I hope that it will help you, and by this video you can study the way according to your exam demands. I just want to share my knowledge and my experience regarding this. So if you like this video, don't forget to like and also subscribe to my channel, and if you find this video helpful, please do share this video with your friends and help them too. So thank you so much for watching.